चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ में अगर आप किसी अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में जो है विलेनो के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं तथा इनमें कौन कौन आते हैं इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में जाना, और साथ में हमने विसरण और प्रासरण क्या होते हैं इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ा थोड़ा अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे तैयार भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसे तैयार हो गया। और अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली नहीं पढ़ते हुए तो डेली थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ोगे तो अचानक जब आपको लास्ट में एग्जाम के समय नजदीक आएगा और पढ़ना पड़ेगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बावजूद फिर से रिवीजन होना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तब भी एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए आप हमेशा जो है थोड़ा थोड़ा, जैसे मेरा लेक्चर जो है 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसे रहता है, प्रयास करते हैं कि बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो वीडियो, ताकि आप इसको देख सके और देख करके फिर से रिवीजन कर सके। और आप जब भी पढ़ने बैठे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को तो आपसे हम यही कहेंगे कि पढ़ने का इसका सही तरीका है कि पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और कॉपी में अपना नोट्स जो है डेली का डेली बनाते चलिए। देखिए आप जो ये क्लास देख रहे हैं इस क्लास में बच्चे भी पढ़ते हैं, यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, वो अपना नोट्स बनाते हैं और उनका नोट्स ऐसा नोट्स होता है यानी साल के लास्ट में जब आप देखेंगे तो इतनी अच्छी नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी ये आपके जो नोट्स होंगे काफी हेल्पफुल होंगे, यानी सारे क्वेश्चन इसी नोट्स से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए और क्लास जो है हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डेली आप इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी जो है करिए। हमने पिछले लेक्चर्स में प्रासरण और विसरण के बारे में बताए थे। आज हम देखिए एग्जाम में बहुत पूछा गया है प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है। अंतर को पहले देखेंगे, उसके बाद फिर जो है हम प्रासरण दाब की बात करेंगे। प्रासरण और विसरण में अंतर की हम बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। प्रासरण व विसरण में अंतर की हम बात करेंगे। तो प्रासरण और विसरण में पहले हम कॉलम बना लेंगे, एक साइड में जो है प्रासरण लिखेंगे और दूसरे साइड में विसरण लिखेंगे। ऐसे लिखने से जो है थोड़ा दिखने में बढ़िया लगता है। इसमें जो है सबसे पहला जो है प्रासरण की अगर हम बात करें तो देखिए प्रासरण में अर्धपारगम झिल्ली का आवश्यक है। हमने पिछले लेक्चर्स में आपको प्रासरण की बात बताए थे कि प्रासरण की क्रिया जो होती है उसमें जो है अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जो है आवश्यक है प्रासरण के लिए। लेकिन अगर यही बात विसरण पे अगर हम करें तो विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। पहला याद हो गया होगा कि प्रासरण क्रिया जो होती है इसमें अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है प्रासरण जो क्रिया होती है इसमें विलायक, विलायक मतलब जैसे जल और चीनी घोला गया हो तो जल, विलायक कौन है? जल है। यानी विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। यानी जो विलायक होता है इसकी सांद्रता जो होती है कम होती है, तो जिधर विलय होता है ये विलायक जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। तो वही बताया गया है प्रासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, यानी केवल एक ही दिशा में जाएंगे। ऐसा नहीं कि इधर से उधर जा रहे हैं उधर से इधर भी आ रहे ना। प्रासरण क्रिया में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। ये तो प्रासरण की बात होगी। अगर यही बात विसरण में करेंगे तो विसरण में जो होता है विलय तथा विलायक के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। मतलब विलय के कण इधर से उधर भी जा सकता है, विलायक के कण उधर से इधर भी आ सकता है, यानी दोनों आपस में इधर उधर आ जा करके तब जो है मिलते हैं। और हमने इसमें पहले ही बता दिया इसमें कोई अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है। तो वही कहा गया विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। दूसरी बात क्लियर हो गई कि प्रासरण क्रिया में विलायक के कण एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं, जबकि विसरण में विलय तथा विलायक के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा देखो प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में,
अगर हम प्रासरण की बात करें तो प्रासरण क्रिया जब होगी तो केवल द्रव अवस्था में होगी, लेकिन अगर हम विसरण की बात करें तो विसरण की क्रिया ठोस, द्रव तथा गैस ये किसी भी अवस्था में हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? एक चीज याद रखना, प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, जबकि विसरण ठोस, द्रव तथा गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। ये क्लियर हो गया। चलो अगला देखते हैं। प्रासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं। यानी प्रासरण क्रिया में अगर देखा जाए तो जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। कौन जाएगा? विलायक के कण, यानी जो जल होगा या इस तरीके से जो ज्यादा होगा विलायक के कण। और विसरण में अगर देखा जाए तो विलय के कण इसमें उल्टा होता है, इन्हें इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें विलायक के कण जा रहे हैं तो इसमें विलय वाला कण जा रहा है। तो विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। भाई विलय जो होगा उसकी सांद्रता अधिक होगी तो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है। तो समझ में आ गया कि नहीं? चार बातें हमने बताई, बस ये चार इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका प्रासरण और विसरण में अंतर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रासरण दाब। हम प्रासरण दाब की बात करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में जो है प्रासरण दाब किसे कहते हैं, पहली बात तो ये खूब पूछा गया है। तो प्रासरण दाब जो होता है, देखिए प्रासरण दाब की डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा और प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधियां में जो है वर्कले हार्टले विधि, ये बहुत पूछा गया है तो उसकी भी बात करेंगे। पहले हम प्रासरण दाब देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रासरण दाब के कई डिफिनेशंस हैं, मैं आपको दो डिफिनेशन बता रहा हूं, दो में से एक आप ठीक से याद कर लीजिए। अब कौन आप याद कर पाओगे, चलो देखते हैं। हम दोनों प्रयास करते हैं आपको याद करवाने का, एक तो आप याद ही कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला है कि वह कम से कम बाहरी दाब, यानी प्रासरण दाब। प्रासरण दाब जो होता है किसी विलयन पर लगाया जाता है। तो विलयन का प्रासरण दाब कुछ होता है, कुछ हम लगाते हैं, तो वही उसी के बारे में है। वह कम से कम बाहरी दाब, यानी बाहर से जो हम किसी विलयन पर कम से कम कुछ न कुछ दाब लगाते हैं, यानी वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने पर। किस पर लगा रहे हो दाब? विलयन पर लगा रहे हैं ना। हम विलयन लेसन पढ़ रहे थे, क्या कहीं और लगाने जाएंगे? विलयन पर ही लगाएंगे। ठीक, तो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब, किसका? अरे विलयन तो कुछ वाष्प दाब है, किस हमारे है, यानी विलयन का वाष्प दाब। यानी आप विलयन मत कहिए कि वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने पर उसका वाष्प दाब, यानी अगले का विलयन का उसका वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब, यानी एक दाब हमने लगाया वो हमारा वाष्प दाब और एक दाब विलयन ने लगाया है तो विलयन का वाष्प दाब, यानी हम उधर लगाएंगे तो इधर को लगाएंगे। ठीक, उसका वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब, यानी जो हम लगाए वो वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब के बराबर कर देता है, उसे विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। यानी जो विलयन का वाष्प दाब और जो हम वाष्प दाब लगाए हैं इन दोनों को बराबर कर दे तो उसे हम विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। फिर से देख लो, वह कम से कम बाहरी दाब, यानी वह कम से कम बाहरी दाब, बाहर से जो हम लगा रहे हैं, ठीक, बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, उसे विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मान लीजिए वर्कले हार्टले विधि में बताया जाता है कि मान लीजिए इसमें विलयन भरा हुआ है, ठीक, ये विलयन भरा हुआ है और ये विलायक होता है, ये विलायक होता है और ये विलयन है, ठीक, और ये भी विलयन है और ये पात्र कुछ ऐसे होता है और यहाँ पे दाब मापी लगा होता है और यहाँ पे पिस्टन लगा होता है। अब इसमें होता क्या है, ये वर्कले हार्टले विधि में आपको देखने को मिलेगा, अभी आगे ठीक से डिटेल में बताएंगे। तो अब ये जो विलयन भरा रहता है इसमें होता क्या है कि ये जो ये विलायक होता है, ये विलायक के कण जो होते हैं इधर से इधर जाते हैं और ये फिर लौट करके, मान लीजिए सतल यहाँ है तो यहाँ लौट आता है तो विलायक के कण इसमें चले जाते हैं। तो अब यहाँ पिस्टन द्वारा जो है हम दाब लगाते हैं, तो दाब लगाते हैं तो ये तल पुनः वापस लौट जाता है। तो वही कहा गया कि ये जो दाब लगाया गया है वह बाहरी कम से कम दाब जो कहाँ लगा रहे हो, विलयन पर लगा रहे हो, विलयन का वाष्प दाब और उसके वाष्प दाब दोनों को बराबर कर देता है, वो जो है उस विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। पहली बात तो क्लियर हो गई। चलो दूसरा देखते हैं। प्रासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। कौन? प्रासरण दाब उस द्रव स्थैतिक
दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न होता है। ये थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा, याद करोगे याद हो जाएगा। परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न होता है। विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न होता है। अब इस वाले नियम को जो है हम बर्कले हार्टले विधि को जब डिटेल से बताएंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। बस आप एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है बर्कले हार्टले विधि, उसके बारे में चर्चा करें। चलिए हम बात करते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की विधि। तो परासरण दाब ज्ञात करने की जो विधि जिसे जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विधि है, बोर्ड एग्जाम से यही पूछा जाएगा, अगर विधि में पूछा जाएगा, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। तो वो है बर्कले हार्टले विधि। बर्कले हार्टले विधि यानी बर्कले एंड हार्टले मेथड्स, ये जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अब ये बर्कले हार्टले मेथड्स होता क्या है, इसको आप देखिए। आप वैसे अगर रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। मैं एक डायग्राम बना दिया हूं, इसी डायग्राम पर अभी हम देखिए, आप डायग्राम बनाने को सीख लीजिए और डायग्राम के हिसाब से अभी देखिए तुम्हें तैयार हो जाएगा। जो जो लिखा गया है सब इसी डायग्राम पर हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले विधि में जो उपकरण है, ये उपकरण यानी आप ऐसे लिख सकते हो, इस विधि में प्रयुक्त उपकरण निम्न। देखो अगर आप नीचे चित्र बनाते हैं तो आप निम्न चित्रांश, जैसे चित्र बना लिए, बनाने के बाद अगर आप लिखते हैं तो आप ऐसे, जैसे मान लीजिए चित्र पहले बनाया, इसके नीचे लिख रहे हो, तो नीचे जब लिखते हैं तो प्रयुक्त उपकरण जो है उपरोक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। अगर पहले चित्र बनाए, अगर मान लीजिए नीचे आप चित्र बनाए हैं तो आप लिखते हैं कि प्रयुक्त, इस विधि में प्रयुक्त उपकरण निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। जैसे मैंने नीचे बनाया है, थोड़ा सा लिखा है, तो इसको हम बताएंगे निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। इतनी बात समझ में आई, यानी इस विधि में प्रयुक्त उपकरण निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है एक संरंध्र नली होती है। संरंध्र नली जानते हैं, जैसे आप जानते हैं जो पाइप हो, बढ़िया नल वाली पाइप देखे हैं, और उस पाइप के चारों तरफ छिद्र हो तो उसे बोलते हैं संरंध्र नली। यानी ऐसी नलिका जिसमें सभी तरफ जो है छिद्र हो, उसे हम संरंध्र नली कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक संरंध्र, देखो ये नलिका है यहां से यहां तक, और इस नलिका के चारों तरफ जो है छिद्र होते हैं। एक संरंध्र नली होती है जिस पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। यानी ये जो मान लीजिए अभी ये नलिका हो और चारों तरफ से छिद्र हो, तो इस नलिका के चारों तरफ छिद्र पर, इस पर हम क्या लगा दे, कोई चीज लपेट दे, इस पर कोई कपड़ा लपेट दे। तो कपड़ा नहीं, इस संरंध्र नली पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जमी होती है। कॉपर फेरोसाइनाइड की यानी जो संरंध्र नली होती है, इस संरंध्र नली पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। इतनी बात समझ में आ गई कि इस विधि में एक संरंध्र नली होती है जिस पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो है झिल्ली लगी होती है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे कह रहे हैं कि इस नलिका में जो हमारी संरंध्र नली है, इस नलिका में क्या भर लेते हैं, शुद्ध विलायक भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं, शुद्ध विलायक। यानी इस नली में होता क्या है, इस नली में शुद्ध विलायक यानी जल भरा होता है, और विलायक कौन है, जल ही तो है, तो शुद्ध विलायक जल भर लेते हैं। और ध्यान सुनिए, ये संरंध्र नली देखो ये जो आपकी विलायक भर तो लिए, और विलायक भरने के बाद ये संरंध्र नली स्टील के एक बेलनाकार पात्र में व्यवस्थित कर देती है। देखिए हमने ऐसे बनाया है, आप थोड़ा इसको इधर बना सकते हो, जैसे तैसे थोड़ा बनाइए, अच्छा लगे बस। तो ये संरंध्र नली कहाँ लगी होती है, यह एक स्टील के बेलनाकार पात्र में व्यवस्थित होती है। यानी ये पूरा पात्र जो होता है स्टील का होता है, और इसी के बीच में जो है व्यवस्थित होती है। इतना समझ में आ गया, बेलनाकार पात्र में लगी होती है। और सुनिए, स्टील के पात्र में अब अभी संरंध्र नली आप लाके लगा दिए, तो इस स्टील के पात्र में और क्या होता है, यानी उस विलयन को भरते हैं जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। देखो नली के भीतर जो है शुद्ध विलायक होता है, और इस स्टील के पात्र में जो है जहां पर हम नली लगा रहे हैं, इसमें जो है उस विलयन को भरते हैं जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। यानी यह पूरा जो है विलयन से भर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और ध्यान सुनिए, अब ये जो बेलनाकार पात्र होता है जिसमें विलयन भर रहे हो, इस पर जो है एक दाब मापी यंत्र लगा होता है,
और बेलनाकार पात्र में देखो ऊपरी सिरे पर एक दाब मापी यंत्र, प्रेशर गेज जिसे बोलते हैं, दाब मापी यंत्र लगा होता है तथा एक पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? पिस्टन। पिस्टन का काम होता है दाब लगाना और ये दाब मापी का काम है दाब बताएगा कितना आपने लगाया है। ठीक, तो यानी सर ये जो नली होती है स्टील की, इसके सिरे पर एक दाब मापी तथा एक पिस्टन लगा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और ध्यान सुनिए, सरंध्र नली के एक सिरे, अब ये जो सरंध्र नली हम लगाए हैं बीच में, इसके एक सिरे पर कैपिलरी ट्यूब जिसे केस नली बोलते हैं, हिंदी में केस नली कहते हैं, केस नली। यानी इस सरंध्र नली के एक सिरे पर केस नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीदार फनल होता है। क्या होता है? देखो ये टोटीदार फनल है, टोटी बनी हुई है, टोटीदार फनल होता है। फनल आप ऐसे कह सकते हैं, देखो ये टोटी लगा है, जब इसको खोलेंगे तभी ये गिरेगा, अन्यथा नहीं गिरेगा। फिक्स कर देंगे। ठीक, तो ये जो हमारी सरंध्र नली होती है, इसके एक सिरे पर केस नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीदार फनल होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हमने कहा कि इस विधि में उपकरणों को निम्न चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, जिसमें एक सरंध्र नली होती है और इस सरंध्र नली पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। इस सरंध्र नली पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है और इस सरंध्र नली पर हम जो है शुद्ध विलायक भर लेते हैं, जल भर लेते हैं और यह सरंध्र नली स्टील के एक बेलनाकार पात्र में व्यवस्थित होती है। यानी इस सरंध्र नली को हम स्टील के एक बेलनाकार पात्र में व्यवस्थित करते हैं और स्टील के पात्र में उस विलयन को भरते हैं जिसका हमें प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है। यानी ये जो विलयन पूरा भरा होता है उसका हमें प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है। स्टील के पात्र में ऊपरी सिरे पर एक दाब मापी तथा एक पिस्टन लगा होता है। सारी चीजें बताएंगे, जो जो चीजें लगी है सब बताना है। यानी स्टील के पात्र में एक दाब मापी तथा एक पिस्टन लगा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बताएंगे कि जो सरंध्र नली होती है उसके एक सिरे पर केस नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीदार फनल होता है। टोटीदार फनल ड्रॉपिंग फनल बोलते हैं इसको, या इसको वाटर रिसीवर भी बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जब टोटी ढीला करोगे तो गिरेगा, अन्यथा नहीं गिरेगा। इतनी बात समझ में आ गई नहीं? ये संरचना है, ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर ही हमने लिखा है, कोई अलग से एक शब्द भी नहीं लिखा। अब इसका हमें प्रयोग करना है, यानी कैसे हम शुरू करेंगे, किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे, इसी के बारे में बताना। देखिए अब इसमें जो है क्या प्रक्रिया है इसकी, कैसे ये काम करता है, तो ध्यान सुनिएगा। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारी केस नली होती है, यानी ये कैपिलरी ट्यूब, इसमें सबसे पहले हम पूरे में शुद्ध विलायक भर लेते हैं और विलायक भरने के बाद इस विलायक का तल नोट कर लेते हैं। यानी इस केस नली में देखिए यहाँ टोटीदार फनल लगा है, तो इस टोटीदार फनल की सहायता से हम इसमें इतना जल भर लेते हैं कि यहाँ पर ये नोट जो है तल नोट कर लेते हैं कि हाँ हमारा ए तक आ गया। सबसे पहले यही काम, सबसे पहले काम केस नली में हम शुद्ध विलायक भर लेते हैं और भरने के बाद तल को नोट कर लेते हैं। इतना काम किए और अब जो है इस बर्तन में, स्टील का जो बर्तन होता है, इस स्टील के बर्तन में हम क्या करते हैं, उस विलयन को भरते हैं जिसका प्रासरण दाब ज्ञात करना होता है। और जैसे ही इसमें विलयन भरते हैं, और विलयन भरने पर होता क्या है कि ये जो विलायक होता है इस विलयन में जो है धीरे धीरे प्रवेश करता है। यानी जो विलायक होता है ये विलयन में धीरे धीरे प्रवेश करता है और प्रवेश करने, देखिए इसमें जो है ये यहाँ तक वाटर नहीं होता है, इसमें कुछ जगह होता है, इसको ध्यान रखिएगा, कुछ जगह इसमें खाली भी होता है ताकि ये जो विलायक होता है ये इसी में भरता है और इस विलयन में जो है विलायक जाता है। मान लीजिए हमारा तल ये यहाँ था, अब ये आ गया यहाँ, ये बी पोजीशन पे आ गया। ठीक, तो अब जब ये हमारा यहाँ केस नली में तल हमारा नीचे आता है, तो नीचे आने पर हम पिस्टन द्वारा इस पर दाब लगाते हैं। क्या करते हैं फिर इस पर पिस्टन द्वारा, विलयन पर पिस्टन द्वारा दाब लगाते हैं और इतना कम से कम दाब लगाते हैं कि ये पुनः जो है यहाँ से लौट करके अपने पुरानी स्थिति में वापस पहुंच जाए। जब पिस्टन द्वारा जब हम दाब लगाते हैं तो ये पुरानी स्थिति में पुनः वापस लौट आता है और जितना लौट के आता है इस पिस्टन जो है, ये दाब मापी यंत्र जो है बताता है कितना जो है आपने दाब लगाया है। तो यही जो दाब होता है पिस्टन द्वारा जो विलयन पर जो दाब लगाया जाता है, यही इसका प्रासरण दाब होता है। यानी जब यहाँ से ये
पुनः लौट के ऊपर आ जाता है अपनी पुरानी स्थिति में, तो ये पता चल जाता है कि इतना दाब इस विलयन का होता है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने यही चीज लिखा है कि प्रयोग शुरू करने से पहले केस नली में विलायक का तल नोट कर लेते हैं। यानी जब हम प्रयोग अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो इस केस नली में नोट कर लेते हैं कि कहां पर जो है हमारा कहां तक भरा हुआ है। ठीक, उसके बाद बेलनाकार बर्तन में विलयन भरने पर प्राशन की क्रिया शुरू हो जाती है। यानी जैसे ही बेलनाकार बर्तन में विलयन भरते हैं तुरंत जो है प्राशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जो हमारा जो विलायक होता है ये जो है विलयन में प्रवेश करने लगता है। वही लिखा है, और विलायक विलयन में प्रवेश करने लगता है, और जब विलायक विलयन में प्रवेश करता है तो ऊपर से हम पिस्टन द्वारा जो है दाब लगाते हैं। वही लिखा है कि अब पिस्टन द्वारा विलयन पर कम से कम दाब लगाते हैं जिससे प्राशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए और केस नली में विलायक का तल अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाए। विलयन पर लगाया गया यह न्यूनतम दाब विलयन के प्राशन दाब के बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये वर्कले हार्टले विधि है, बहुत आसान है, बस आप डायग्राम समझ करके देख करके अगर आप पढ़ोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? सबसे पहले हम केस नली में नोट कर लेंगे, जब प्रक्रिया शुरू करेंगे तो पहले केस नली में तल नोट कर लेंगे। मान लीजिए ए पे हमारा था, उसके बाद इसमें जैसे ही विलयन भरेंगे तो ये धीरे धीरे खाली होगा, ये आकर केस में मिलेगा। भाई प्राशन की क्रिया होगी ना, प्राशन में विलायक विलयन में ही प्रवेश करेगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में प्रवेश करेगा, तो ये इसमें प्रवेश करेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो जब ये कुछ घटेगा तो हम दाब लगाएंगे, और दाब लगाएंगे तो देखेंगे पुरानी अवस्था में पहुंच गया। तो जितना दाब पे वो पहुंच जाता है वही कम से कम, अरे कम लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगा देंगे कि और ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं, उतने दाब लगाएंगे जितने में आप पुरानी स्थिति में पहुंच जाए। और जब ये पहुंच जाएगा तो देखेंगे कितना दाब हमने लगाया। तो यही कम से कम दाब जो होता है ये विलयन का प्राशन दाब होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब ये जो वर्कले हार्टले विधि है, ये जो प्राशन दाब ज्ञात करने की, इससे अगर हम दाब ज्ञात करते हैं तो इसमें कुछ लाभ है। कौन कौन से लाभ है उनको हम बारी बारी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम वर्कले हार्टले विधि की बात करें तो इसमें जो लाभ है, इसका पहला लाभ है कि इस विधि में प्राशन दाब के निर्धारण में कम समय लगता है। यानी जो वर्कले हार्टले विधि है इससे प्राशन दाब ज्ञात करने में बहुत कम समय लगता है, पहला वाला लाभ। दूसरा है, इस विधि में अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता। यानी जो दाब लगाते हैं तो उस प्राशन झिल्ली पर अधिक दाब नहीं लगता, यानी अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं लगता है, जिससे उनके टूटने या फटने की संभावना नहीं रहती है। दूसरा है। तीसरा है, इस विधि में विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित, यानी जो विलयन हम उसमें यूज किए हैं तो वो विलयन की जो सांद्रता है उसके कंसंट्रेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहता है, जिससे प्राशन दाब का मान अधिक ठीक आता है। अरे जब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, तो प्राशन दाब का मान सही आएगा। अब पता चले कि जो पानी लुढ़क के आया वो लौट के गया ही नहीं पूरा, तो प्राशन दाब का मान ठीक कहाँ से आएगा? तो इसमें जो है वही दिया है कि इस विधि में विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, जिससे प्राशन दाब का मान अधिक ठीक आता है। तो ये इनके कुछ लाभ थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो था प्राशन दाब ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी थी। इस लेक्चर्स में बस इतना ही, अगले लेक्चर्स में फिर जो है इसके आगे बात करेंगे।